अब एक दफा ये आए हैं बदला लेने, रिवेंज लेने आए थे। क्या करने आए थे? पिछली दफा उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंपैरिजन सुने। पिछली दफा वो लोग डिफेंड करने आए थे। पिछली दफा वो सीधा हो। पिछली दफा वो लोग, इस दफा वो मारने आए थे। उनका भी डिफरेंस देखें। अब उन्होंने हार, रिवेंज लेने आए, रिवेंज नहीं ले सके, वापस चले गए, हार गए। अब क्या हुआ? आप याद करें, मैंने पिछली बैटल में बताया था आपको कि इधर मदीना में लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। पहले ये ताकत में थे। ताकत कैसे बनती है? आपको पता है इसराइल कितना बड़ा मुल्क है कंपेयर टू पाकिस्तान? कितना बड़ा है? इस्लामाबाद जितना है? इतना भी छोटा नहीं है यार, आपने तो जेब में ही डाल लिया है। आपको पता है उसकी आबादी कितनी है कंपेयर टू पाकिस्तान? बहुत कम, राइट? ऐसे ही है ना? आपको पता है कंपेयर टू पाकिस्तान उसके बाद पैसे कितने हैं? बहुत ज्यादा। पाकिस्तान जैसे 100 मुल्क इकट्ठे हों तो इतने पैसे बनते हैं जितने इसराइल के पास पैसे हैं। जी, शायद, हाँ। ओ माय गॉड, अच्छा ठीक है। सही कह रहा है, लेकिन वो उसका थोड़ा सा ना कंफ्यूजन कहाँ पे है? बिलियन और ट्रिलियन में उसको लगता है 10 से मल्टीप्लाई करें तो बिलियन से ट्रिलियन बन जाता है। ये उसकी कंफ्यूजन है सिर्फ। जरा आपने चेक करना है ट्रिलियन में कितने जीरोस होते हैं और बिलियन में कितने होते हैं। ठीक है, पेपर निकालो। जब तक मैं बाकी बात कंप्लीट करता हूँ, आप पेपर निकाल के ना बिलियन और ट्रिलियन के जीरोस ऐड करो। फिर देखो 10 से मल्टीप्लाई करके ट्रिलियन बनना है कि 100 से करके करना है। ठीक है, ओके। अब आप लोग जरा वापस मेरी बात पे तवज्जो करें। क्या दो सब 3 सवाल हमने पूछे। पहला सवाल साइज, सरफेस एरिया, दूसरा आबादी, तीसरा दौलत। अब आपने ये बताना है कि अगर थर्ड पॉइंट ऑफ पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दोनों में से स्ट्रॉन्गर मुल्क कौन सा है? पाकिस्तान ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। हाँ, सोचे। अगर एक थर्ड पर्सन, आप मुसलमान नहीं है और पाकिस्तानी नहीं है, इंडिया से पूछें, चाइना से पूछें, ईरान से पूछें, अफगानिस्तान से पूछें, अमेरिका से पूछें, इंग्लैंड से पूछें, इन दोनों में से ज्यादा ताकतवर मुल्क कौन सा है? हाँ जी, पाकिस्तान वाले हैं कुछ कुछ, रेज योर हैंड। शुक्र है मैंने आप लोगों से नहीं पूछा, मैं इन मुल्कों से पूछ रहा हूँ। दोबारा बात करते हैं। अगर बर्तानिया से पूछें, अमेरिका से पूछें, चाइना से पूछें, रशिया से पूछें कि इसराइल और पाकिस्तान में से ज्यादा ताकतवर कौन है, तो वो किसका नाम लेंगे? इसराइल का नाम लेंगे। जी बताता हूँ। न्यूक्लियर पावर उनके पास ज्यादा है। मैं जवाब दूं? आप, मैं आई डोंट वांट टू प्ले दिस कार्ड बट लेट मी। आपकी उम्र ज्यादा है कि मेरी? अब मेरे पास एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन ज्यादा रहा होगा क्या आपके पास? हाँ। पाकिस्तान के आपको नंबर्स पता है कितने हैं? इसराइल के किसी को भी नहीं पता। इसराइल के अपने मिनिस्टर्स को नहीं पता, क्योंकि लीगली दे से दे डोंट हैव इट। फिर पाकिस्तान का बड़ी कौन है जो पाकिस्तान, बल्कि यूं समझे, पाकिस्तान का असिस्टेंट कौन है, मुलाजम कौन सा मुल्क है जो पाकिस्तान के लिए जंग लड़ने जाएगा? चाइना मुलाजम है पाकिस्तान का। चाइना ने पाकिस्तान को रखा हुआ है। हमने नहीं चाइना को रखा, उन्होंने हमें रखा हुआ है। इसराइल का कौन है? उन दसो अमरीका ज्यादा ताकतवर है कि पाकिस्तान? पाकिस्तान की फौज कहती है, आर्मी जनरल्स कहते हैं, एयरफोर्स कहती है जज्बाती तौर पे हम लोग ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन असल में उनकी फौज ज्यादा स्ट्रांग है। उनके पास 1300 तो सिर्फ नेवी के पास जहाज हैं। हाँ जी, लेकिन आप समझे इस बात को। वापस मुझे असल चीज पे फोकस करने रहे हैं। ये असल में इसके अब्बू फौजी है ना, तो ही थिंक्स क्योंकि अब्बू फौजी हैं तो अब्बू सुपरमैन है, तो चलो। हाँ जी, एक मासूमाना सवाल जी। यकीनन कोई फालतू सवाल होगा, लेट्स हियर इट। हाँ। ओहायो, ओहायो कौन है? ओ हाय, क्या है ये? ओ है क्यों है? ओ अच्छा। हाँ, एक मिनट में इसकी बात पूरी सुन लूं। हाँ, कैसी प्यारी बात है।
महद की माशाल्लाह 12 साल उम्र नहीं हुई अभी, लेकिन अमेरिका के न्यूक्लियर स्टेट प्लांट कहाँ पे है, उसके न्यूक्लियर एसिड्स कहाँ पे हैं, इसको सारे पता है। आई थिंक हमारी इंटेलिजेंस उनसे बहुत आगे निकल गई है, क्योंकि हमारे छोटे छोटे, उन्हें तो नहीं पता हमारे न्यूक्लियर एसिड्स क्या है, हमारे हर बच्चे को पता है कि उनके न्यूक्लियर एसिड्स कहाँ और कितना है। थिंक अबाउट इट। हाँ अब, हाँ जी। एग्जैक्टली exactly, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, सुनिएगा अब। साइज में हम बड़े हैं, आबादी में हम बड़े हैं, लेकिन ताकतवर इसराइल क्यों ज्यादा है? इसलिए ज्यादा है, पैसे ज्यादा है, तो ये दे कंट्रोल द इकोनॉमी। यार आप फिर, या कहीं और बैठो फिर। बेटा थोड़ी देर बाद बहस करते हैं, इधर बैठ जाए 1 मिनट, अभी मैं कोई और बात कर रहा हूँ ना, उसको जरा समझ ले, जो मैं समझा रहा हूँ वो नहीं समझ। चल जज्बाती हुआ हुआ, आजा, चलो 1 मिनट ठहर जा, बहुत जज्बाती हुआ। हाँ सर। मुझे नहीं पता था, मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है सर कितनी है इनकी। ठीक है। आपने कहा था 5.4 बिलियन है हमारी। अच्छा ठीक है। अब इसको थोड़ी देर बाद इस पॉइंट को डिस्कस कर लें। हाँ हाँ जी। मैं इसका पॉइंट बता देता हूँ क्या है। कहता है जी, पाकिस्तान जैसे 100 मुल्कों से एक इसराइल नहीं बनता, पाकिस्तान जैसे 10 से बनता है। इस पे मेरे साथ बहस कर रहा है। बट यू सी, ये वही बच्चा जो थोड़ी देर पहले कह रहा था पाकिस्तान स्ट्रॉन्गर है इसराइल से, और अब ये साबित क्या कर रहा है, पाकिस्तान जितने 10 मुल्क हो तो इसराइल जैसा एक मुल्क बनता। अब इसको पर कैपिटा इनकम पे डिस्ट्रीब्यूट करके देखें, सोचें इस बात को। इनका और मेरा देखने का अंदाज क्यों डिफरेंट है, मैं क्यों कह रहा हूँ 100 मुल्कों वाली बात है। उसने, इसराइल ने 100 बंदे पालने हैं उन पैसों में, और हमने 1000 बंदा पालना है उन पैसों में। पर कैपिटा में वो 100, पाकिस्तान की शायद 100 की बजाय इससे भी ज्यादा ममालिक चाहिए पाकिस्तान जितने। हम वैसे ही लॉस में हैं। हमने लोगों के पैसे देने हैं, उन्होंने देने नहीं है, लेने हैं लोगों से। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। साइज में छोटे हैं, आबादी में कम है, लेकिन पैसों की वजह से। मदीना में यहूदी भी ऐसे ही थे। जो मदीना के यहूदी थे, यार 1 मिनट, मुझे जो असल बात समझानी है ना, दीज आर फन थिंग्स टू से, एंड आई डू एंटरटेन देम। बट व्हेन यू गेटिंग आउट ऑफ द पिक्चर, मुझे हर बात जितनी भी मैं करता हूँ ना, टुवर्ड्स लेसन लेके जानी होती है। मुझे जरा असल में लेसन की वजह से ये बात समझा रहा हूँ, वरना इस वक्त आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इसराइल। आप लेसन को समझें। मैं आपको मदीना की पोजीशन समझाना चाह रहा हूँ। मैं जब बचपन में पढ़ता था कि मदीना के यहूदियों ने इनको कन्विंस किया कि आप आगे अटैक करें, तो मैं कहता था बेवकूफ है, ये क्यों इतनी दूर उठ के जाएंगे उधर, और वो क्यों इनकी बात मानेंगे। मैं वो सवाल आपको समझा रहा हूँ। मदीना में बिजनेस जो कंट्रोल करेगा वो ज्यादा पावरफुल होगा। और बिजनेस कौन कंट्रोल करता था? और उनका मेन बिजनेस क्या था? लैंडिंग मनी। क्या मेन बिजनेस था? जिस पे आता था इंटरेस्ट। मुसलमानों ने सबसे पहले आगे, जितने कबाइल मुसलमान हुए हैं उनको आगे, याद है, हमने पढ़ा था माइग्रेशन के बाद फॉरेन इवेंट्स में क्या होता, नमाज फर्ज हुई थी, एक चीज खत्म हो गई, दो चीजें खत्म हो गई थी। कौन सी दो चीजें हराम हो गई थी? इंटरेस्ट और शराब। इंटरेस्ट और, इन्होंने आगे, जिस चीज का हम लोग बिजनेस फ्रॉम यहूदी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम मदीना का यहूदी पॉइंट ऑफ व्यू, जो मेरा बिजनेस है, इन्होंने आगे सीधा ही कह दिया बिजनेस ही आराम है। मुझे नहीं आराम लगता, लेकिन इन्होंने कितनी मदीना की आबादी को इसमें से निकाल दिया भाई। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा इंपैक्ट है। ये तकलीफ है उनको, वरना अल्लाह के रसूल ने कोई जुल्म नहीं किए थे यहूदियों पे। हम तो इधर हिंदुओं पे जुल्म कर जाते हैं। हम तो यहाँ पे पाकिस्तान में क्रिश्चियंस की आबादियों को आग लगा देते हैं। वहां नहीं ऐसे होता था। वहां तो अल्लाह के रसूल ने यहां तक कह दिया कि तुम्हारे फैसले मदीना में मुसलमानों के कानून के तहत नहीं होंगे, तुम्हारे कानून के मुताबिक होंगे। फिर भी उनको क्या तकलीफ है? उनको ये तकलीफ है, दे वर अ स्ट्रॉन्ग सुपर पावर इन मदीना। एंड उनकी जो पावर की बेस है, मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं, पावर रिजाइड्स विद फाइनेंस। उनकी जो बेस थी, उनके ख्याल में पावर रिजाइड्स विद फाइनेंस। जैसे इंडिया को लगता है वो एक बड़ा मुल्क है भी बड़ा मुल्क, लेकिन असल जंग में ताकत, वो इकबाल का शेर बड़ा मजे का, अगले एक जंग हुई, मैंने वो शेर क्लास में सुनाया, अगले दिन इत्तेफाक से वही शेर हमारे, उसने जो एयरफोर्स रिप्रेजेंटेटिव था उसने सुना दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। शेर क्या था? काफिर है तो, मुस्लिम है तो बेतैग भी लड़ता है सिपाही, काफिर है तो करता है शमशीर पे भरोसा। कि जो काफिर होता है वो किस पे भरोसा करता है? अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज पे। मुसलमान, अब बदर और ओहद वाली बात को जेन में बिठाएं,
और अब आ जाए यहाँ पे, वो अपने आप को सुपर पावर समझते थे ड्यू टू पैसे, और पैसों पे आगे जरब लगा दिया मुसलमानों ने। तो क्वेश्चन शुरू कहां से हो रहा है? हमें हमेशा हर जंग का बैकग्राउंड बताना है। क्या बताना है स्टार्ट में? समझे, गौर से सुने। और बैकग्राउंड क्या है? 4 हिजरी में बनु नजीर, ये एक बहुत बड़ा कबीला है, इसको बनु नजीर ही मैं हमेशा पढ़ता रहा हूँ, आई थिंक है भी बनु नजीर ही, इधर नुजैर लिखा हुआ है। A Jewish tribe of Medina planned to assassinate Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने कहा जी हम इनको, अल्लाह के रसूल को असैसिनेट करते हैं। The Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम exiled them from Medina। अल्लाह के रसूल ने इनको बाहर निकाल दिया मदीना से। जब इनको मदीना से बाहर निकाला तो इन्होंने कहाँ जाना था? पूरे कबीले को तो सजा नहीं, प्लान एज अ कबीला किया था, लेकिन पूरे कबीले को मौत की सजा। इनका वहां पास करीब तरीन जो शहर था वो था खैबर। खैबर इज अ जूइश स्टेट। खैबर एक जगह है जहां पे कुछ किले बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? फोर्ट्स बने हुए हैं। ये लोग वहां जाके सेटल हो गए। द चीफ्स ऑफ बनु नजीर, बनु नुजैर स्टार्टेड विजिटिंग कुरैश टू प्रोवोक। अब उनको वहां पे प्रॉब्लम क्या थी? बिजनेस के लिए मक्का तो आना जाना होता रहता था, इन लोगों से चीफ्स के साथ मुलाकात, ये उनको प्रोवोक करते रहते थे। यार तुम लोग ओहद में भी तुमसे काम नहीं हुआ, देखो ना वो पावर बनते जा रहे हैं, हमें भी कितना तंग किया, तुम्हें भी तंग किया, मिलके कुछ करना चाहिए, तुम आओ। जैसे इसराइल करता। ईरान के साथ किसको प्रॉब्लम थी? अमेरिका को कि इसराइल को? इसराइल को। असल में किसको प्रॉब्लम है ईरान से? अमेरिका तो कहाँ, दूसरा समंदर पार रहता है। अमेरिका को तो ईरान से, ईरान का कोई मिसाइल पूरी ताकत से भी एक बंदा खड़ा होकर ना थ्रो करे, अमेरिका आगे नहीं गिरता। बहुत दूर तक, अमेरिका बहुत दूर है उनसे। प्रॉब्लम किसको है? इसराइल उनकी रेंज में। तो इसराइल ने क्या किया गया है? अमेरिका को बीच में इन्वॉल्व किया है। कैसे? सपोर्ट मैं करूंगा ना। क्या रिसोर्सेज चाहिए? पैसे चाहिए, मैं देता हूँ। हथियार बनाने के लिए फंडिंग चाहिए, मैं देता हूँ। रिसर्च चाहिए, मैं देता हूँ। ये मिडिल ईस्ट में अड्डे चाहिए, मैं लेके देता हूँ। मेरे अड्डे भी इस्तेमाल करो, और अड्डे भी बेसिस के साथ मिलकर करते हैं ना, एमबीएस को मिलाते हैं, फलाने को मिलाते हैं, फलाने को मिलाते हैं। प्रॉब्लम असल में किसको है? ईरान को भी हो, उसको अमेरिका को भी होगी, लेकिन असल प्रॉब्लम किसको है? तो वो अमेरिका को प्रोवोक कर रहा है लड़ने के लिए, और बिल आखिर कामयाब हुआ। और अभी भी आप, अमेरिका कहता है मुआहिदा करते हैं, डिस्कशन करते हैं, उधर से साथ ही उनका क्या बयान आ जाता है? आप समझ रहे हैं? सेम सिचुएशन है यार, ऑन अ स्मॉलर स्केल। ये उनके चीफ से मिल रहे हैं, क्या करें? मुसलमानों पे अटैक करो यार, अटैक करो, एंड फिनिश देयर अनफिनिश्ड बिजनेस। द कुरैश आल्सो वांटेड टू टेक ओवर मदीना। और कुरैश भी, वो ईगो है ना, वो भी मदीना को टेक ओवर करना चाहते हैं। Islam was spreading, so other non-Muslim tribes started joining Quraysh, and after 2 years, the alliances of Quraysh and other tribes finally decided to attack Medina। अब मदीना के इर्द गिर्द जो और भी कबीले थे ना, उनको भी प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई कि मुसलमान बहुत बढ़ रहे हैं, इनको खत्म करते हैं। तो ये इन्होंने ग्रुप बना लिया। अरबिक में बेटे ग्रुप को कहते हैं हिज्ब। क्या कहते हैं? हिज्ब का प्लूरल होता है अहजाब। क्या होता है? इसलिए इस जंग का नाम गजवाए अहजाब भी है। और इस जंग को लड़ने के लिए मुसलमानों ने स्ट्रेटेजी क्या लगाई थी? अब पहले इनकी तैयारी पढ़ लेते हैं, उसको हाईलाइट कर लेते हैं। इनकी तैयारी आपको एज इट इज याद होनी चाहिए भाई, इसको सीधा करो। इनकी तैयारी क्या है? 10,000 बंदों की फौज लेके आए। अबू सुफियान लीडर। 3,000 कुरैश आर्मी हैड 3,000 हॉर्समैन। 3,000 बंदे घोड़े पे हैं। 4,000 फुट सोल्जर्स हैं, एंड मोर देन 1,000 कैमल राइडर्स हैं। 1,500 कैमल्स हैं लोडेड विद प्रोविजंस। गौर करें कितनी ज्यादा सामान आया है। 10,000 फौज है टोटल। उस 10,000 फौज में 3,000 घोड़े सौ पे सवार हैं। उसके बाद 4,000 ऑन फुट है। उसके बाद 1,000 ऊंट पे सवार है। मोर देन 1,000, 1,500 के करीब। इनके अलावा 1,500 ऊंट है जिन पे सामान लादा हुआ है। टेंट है, खाने पीने का सामान है, ऊंट को भी काट के खाना है। और ये सारा कुछ किस चीज के लिए? जंग के लिए। भारी तैयारी के साथ आए हैं। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसीव्ड दिस न्यूज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस खबर का पता लग गया। एक फ्रेंडली ट्राइब है बनु खुजा। बनु खुजा ने ये बात बता दी। बनु खुजा को कैसे पता है? क्योंकि सारे कबीले मिले हुए हैं। जब इन्होंने ये बात बता दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंपेनियन से कंसल्ट किया। कंपेनियंस ने फिर वही बातें की। ये नाम भी आपने याद करना है, सलमान फारसी। कंपेनियंस ने फिर वही बात की। कुछ लोगों ने कहा मदीना में रहते हैं, डिफेंड करते हैं, और कुछ लोगों ने कहा बाहर जाके अटैक करते हैं, लड़ाई करते हैं, कहीं ये इमेज नहीं जानी चाहिए कि हम डर गए। समझ आ गई बात आपको यहां तक?
ये इमेज नहीं जानी चाहिए कि हम लोग डर गए हैं। अच्छा, अब हम बाहर जाके लड़े या मदीना में रहें, तो मदीना में रहे या बाहर जाके लड़े, ये बहस चल रही है। इस चलती बहस में हजरत सलमान फारसी ने एक एडवाइस दी। उन्होंने कहा ये फारसी है, इसका मतलब ये ईरान वाली साइड से गए हुए हैं। लेकिन हजूर हमारे इलाके में ना, और ईरान 3-4 हजार साल पुरानी तारीख रखता है। ग्रीस और ईरान की पहले बड़ी जो ममलिकत होती थी, बड़ी जो फौजें हैं, ईरान में वो हुकूमत चल रही है। ये पूरा इलाका नखलिस्तान का, ये वो हुकूमत चल रही है, और पिछले 1000 साल से उसी खानदान की हुकूमत चलती आ रही है। ये वो वाला दौर है जो रोमन और पर्शियन एम्पायर वाला दौर है। ये पर्शियन एम्पायर को देख के गए हुए हैं। मैंने कहा हुजूर हम वहां पे पता क्या करते थे, जब कोई हम पे अटैक करने आता है ना, तो हम शहर के गिर्द बहुत बड़ी खंदक खोदते हैं। ट्रेंच जिसको कहते हैं, आप लोगों ने कार्टून्स में शायद देखा हो। एक कैसल में जाते हैं आप, पहले आप बाहर से वो दरवाजा खुलता है, सामने नहर पानी की चल रही होती है। वो दरवाजा ब्रिज का काम करता है, उस दरवाजे से गुजर के आप जाते हैं। ये लोग उन खंदकें खोदते थे, पानी डाल देते थे उसमें, मगरमच्छ छोड़ देते थे उसमें, जो कुछ हो सकता था करते थे, ताकि कोई भी ट्रेवल करके वहां दरवाजा बहुत बड़ा बनाते थे जो ब्रिज का काम करे लोग। इससे सिक्योरिटी का इंतजाम समझे, और ट्रेंच चारों तरफ खोदी होती थी। अगर हम ये कर लेना, मदीना में वैसे भी हमारी 3 साइडों पे तो हमारे वैसे ही क्या है, पहाड़ है, उधर से तो कोई आता नहीं जी। सिर्फ आपको आगे का फ्रंट का एरिया है, थोड़ा बड़ा एरिया है, लेकिन हमें क्या करना है, ट्रेंच खोद देते हैं। इससे क्या होगा, वो जी, ये लोग बहुत ज्यादा माल लेके आए, बहुत ज्यादा बंदे हैं। कितने के दिन रह लेंगे, महीना रह लेंगे, 2 महीने रह लेंगे। अल्टीमेटली अगर ये क्रॉस ना कर पाए तो इनको वापस। लेकिन इसमें एक रिस्क होता है। रिस्क क्या होता है, जब आप ऐसे कॉर्डन ऑफ कर देते हैं ना किसी जगह को, तो आपके पास जो अंदर सामान है ना, वो नहीं है बाहर से आप नया सामान ला सकते हो। महीना 2 महीने का राशन आपके पास फिर होना चाहिए पूरे शहर को पालने के लिए। फिर राशनिंग सिस्टम स्टार्ट होता है। इंग्लिश में इसको राशन सिस्टम कहते हैं, उर्दू में हम कहते हैं राशन सिस्टम। फिर आप कहते हैं जी दिन में अब 3 दफा नहीं 2 दफा खाया जाएगा। फिर आप कहते हैं नहीं 2 दफा नहीं 1 दफा खाया जाएगा। फिर आप कहते हैं पर हाउस जी 1 किलो दूध मिलेगा, सारी बकरियां इकट्ठी कर लो। ऐसे सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। पाकिस्तान ने भुट्टो के दौर में राशन सिस्टम देखा है। राशन कार्ड वर्ड कभी आपने सुना है? भुट्टो के दौर में बने थे राशन कार्ड। हमारे पास रिसोर्सेज कम हो गए थे, कहता जी घास से रोटी खाएंगे, एटम बम बनाना नहीं छोड़ेंगे। तो जो हमारा गल्ला था, जो भी अनाज होता था, वो हर घर को फी परसेंट किलो चीनी, 2 किलो चीनी, यानी मंथली को सिस्टम बनता होता था। यहाँ तक सब क्लियर है? उन्होंने कहा जी डिगिंग करें ट्रेंचेस की अराउंड। हम किसके अराउंड करते हैं ट्रेंचेस की डिगिंग? मदीना के अराउंड। एज ही हैड सीन दिस डिफेंस स्ट्रेटजी। बेटा आमना, आप लोगों को सब कुछ समझ आ रही है? उन्होंने अपने लैंड में ये स्ट्रेटजी देखी थी, पर्शिया में। ऑनलाइन वाले बच्चे कौन कौन है? आयशा, अदन और आमना, बेटा आप लोगों को सारी समझ आ रही है यहाँ तक? Yes, sir. द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइक दिस स्ट्रेटजी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बड़ी पसंद आई स्ट्रेटजी। आप मदीना में भी स्टोर, पीछे से भी कोई अटैक करेगा, पहाड़ से बड़ी फौज नहीं आ सकती, आप उसको कर सकते हैं स्टोर। और ब्लड शेड कम से कम होगा इसमें, ब्लड शेड कम से। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिमसेल्फ टुक पार्ट इन लेबर वर्क। लेबर वर्क में खुद डिगिंग की, 3000 कंपेनियंस के साथ मिलकर ये काम किया। ट्रेंच इतनी बड़ी थी कि एनिमी को रोका जा सके। तकरीबन 5 किलोमीटर लंबी थी और 9 मीटर वाइड थी, 4 मीटर से ज्यादा डीप थी। मदीना ऑलरेडी सेफ था ड्यू टू 4 मीटर। बेटा है, वही वही सोच रहा हूँ है। नहीं नहीं, ये तो मैं 1.5 मीटर का हूँ। हाँ, ये 2 मीटर, इससे डबल इतनी डीप। हाँ, दोनों फ्लोर मिला लें, इतना डीप 4 मीटर बन जाता। द व्हेन द एनिमी रीच्ड, जब एनिमी पहुंची वहां पे, दे वर सरप्राइज्ड, वो हैरान लगे थे ट्रेंचेस हैं। वो तो आए थे अटैक करने, हैरान लगे ट्रेंचेस हैं। बिकॉज इट वाज न्यू वॉर स्ट्रेटजी, अरब्स ने ये पहले देखी भी नहीं हुई थी, सरप्राइज अटैक था उनके लिए। द हिपोक्रेट्स इन मदीना मेड एक्सक्यूजेस टू स्टे अवे फ्रॉम वॉर। जो अब वो ट्रेंच पे आ गया, आपको सिक्योर भी करना होता है 24 घंटे के लिए, गार्ड्स की ड्यूटीज लगती हैं, शिफ्टें लगती हैं, तीर अंदाज खड़े करने। नोट्स हैं आपको आज के नहीं? नोट्स हैं आप लोगों के पास? निकालो ना, सामने रखो, साथ साथ निशान लगाते जाओ ना, कुछ ना कुछ याद करना आसान हो जाएगा ना, पॉइंट्स बनते जाएंगे ऑटोमेटिकली। उन्होंने ये काम पहले होता नहीं देखा था, उनके लिए ये नई स्ट्रेटजी। इसको छोड़ के बेटे इस पे फोकस कर। इसलिए याद साथ साथ नहीं होता ना फिर। वो जो अंदर जो हिपोक्रेट्स हैं, वो तो चाहेंगे कि जंग में हिस्सा ना लें। बनु कुरैजा ने पहले न्यूट्रल रहने की बात की, फिर उन्होंने कुरैश को सपोर्ट किया। सिर्फ 3000 मुसलमान थे जो
फाइटिंग द बैटल। बहुत डिसबिलीवर्स और नॉन मुस्लिम थे ऐसे जिन्होंने ट्राई टू क्रॉस द ट्रेंचेस बट फेल्ड। अब कैसे क्रॉस कर सकते हैं आप? घोड़े पे आते हैं, धक 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 धक, जंप मार के काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां कोई गार्ड खड़ा होगा तो ये काम। अब ये सब जगह से 9 मीटर 9 मीटर्स वाइड नहीं थी, कुछ जगहों पे थोड़ी, इन्होंने भी तो जल्दी जल्दी में काम किया ना कहीं से, वहां ज्यादा गार्ड खड़े होते थे। तो एक दो वाकयात ऐसे हैं जिसमें उन्होंने अचानक से जंप करके आ भी गए। ये मैडम क्या कर रही है, नोट्स साथ साथ पॉइंट बन रहे हैं। तो इन्होंने जब जंप करके वहां पहुंचा है को बंदा, तो वहां पे मुसलमानों ने उससे लड़ाई की है वगैरह वगैरह। ओनली अमर बिन अब्दुल वुद, ये अमर बिन अब्दुल वुद है, यहाँ पे गैप है, स्पेस है दोनों में। अमर बिन अब्दुल, ये वहां का बहुत मशहूर फाइटर था। जी, 5 किलोमीटर सॉरी, लॉन्ग था लेकिन वाइड तो नहीं था ना 5 किलोमीटर। 9 मीटर है ना वाइड, यूनिफॉर्म वेट नहीं है, हर जगह से 9 मीटर वाइड। तो वो ये अब्दुल वुद जो था, ये वहां का ना मशहूर था, ये कभी किसी डुअल में हारा नहीं था। डुअल समझते हैं ना, हर जंग से पहले एक डुअल होता है, ड्यूएल 1v1 होता है, ये नहीं कभी हारा था। ये जंप करके आता है और हजरत अली इससे जल लड़ाई करते हैं और इसको मार देते हैं। ये एक वाकया है मशहूर। बाद लोग कहते हैं कि ये वाकया दुरुस्त नहीं भी है, ठीक, एमी मिस रिपोर्टेड है, लेकिन बहरहाल मशहूर यही वाकया है कि अब्दुल वुद आ गया था और इसको हजरत अली ने चैलेंज किया था आगे बढ़ के। ये दिखने में बहुत बड़ा था, हजरत अली वॉज अ स्लिम गाय, नॉट अ वेरी बिग गाय, बट ही इजीली किल्ड हिम। ठीक है। द सीज कंटिन्यूड, सीज कहते हैं जो बाहर फिर लोग खड़े हो गए हैं। बेटे ईजान आपके पास नोट्स नहीं नजर आ रहे। सीज, ये बाहर इकट्ठे हो गए अब, किसी को अंदर बाहर नहीं जाने दे रहे। ये कई दिन तक कायम रहा है। मैंने आपको पहले भी एक दिन बताया था, इस्लाम एक थोड़ा सा ना, ये जो पहले के मुसलमान गुजरे हैं ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, इंक्लूडिंग अल्लाह के रसूल, आप इसको पॉजिटिवली लीजिएगा, नेगेटिव ना लीजिएगा। मैं सोचता हूँ ये थोड़े स्ट्रेंज पीपल है, अजीब अजीब है, इनकी बातें ना बड़ी अजीब है। अजीब कैसे हैं? फर्ज करें मैं ये चेयर पे बैठने लगा हूँ, फर्ज ना करें मैं बैठ के दिखाता हूँ, मैं चेयर पे बैठने लगा हूँ और बैठते बैठते मेरा पाँव स्लिप होता है और मैं मुंह के बल सामने गिर जाता हूँ और मेरा हाथ टूट जाता है या मेरे को चोट लग जाती है, बड़ी दर्द हो रही है, बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं क्या दुआ मांगूंगा, या कोई क्या दुआ देगा मुझे कि बाजू ठीक हो जाए ना, अल्लाह मियां मुझे शिफा दे दे, मैं ठीक हो जाऊं। ये पता नहीं किस तरह के लोग हैं। ये अल्लाह के रसूल के पास आते हैं जब, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो किसी के लिए तो ये दुआ मंगवा सकते हैं, दुआ करें उसका फलां मसला है हल हो जाए। अपने लिए क्या करते हैं, दुआ करें मैं इस मसले को फेस कर सकूं, अल्लाह मुझे बर्दाश्त की मजीद कुव्वत दे दे। एक औरत आती है आगे कहती है जी मुझे फिट्स पड़ते हैं, क्या होता है मुझे, तो आपने ना प्लीज मेरे लिए दुआ कर दें कि जब मुझे फिट्स पड़े ना, तो बेपर्दगी ना हुआ करे, मेरी चादर ना इधर उधर हो जाया करे। उस जमाने में ऐसा थोड़ी था शलवार कमीज पहन के तो ऊपर से चादर है, चादरों में ही लोग लिपटे होते थे। आप सोचें वो अल्लाह के रसूल से जब दुआ मंगाने आएगी, उसको यकीन है कि नहीं दुआ कबूल हो जाएगी? यकीन है ना? ये नहीं कह सकती आप दुआ करें मैं ठीक हो जाऊं। दुआ क्या कराती है? आप दुआ करें कि मेरी बेपर्दगी ना हो। इसको लाओ जलाओ थोड़ा। आप दुआ करें, आपको मेरी समझ आ रही है? आप जब भी देखेंगे ना लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआएं करा रहे हैं, अल्लाह के रसूल, ये कुछ कुछ साहबा है, सबकी बात नहीं कर रहा मैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहबी आते हैं, कहते हैं हुजूर, काफी दिन गुजर गए, कई महीने गुजर गए, जब बेटा आपकी भूख बढ़ जाती है ना, राशन सिस्टम में खाना खत्म हो गया, पेट में पत्थर बांध के उसको दबा लेना, जोर से बांध लें अपने साथ, तो स्टमक थोड़ा स्क्वीज हो जाता है, तो भूख नहीं फील होती। आप लोगों को क्या पता, आपने कौन सा कभी देखा होगा फाका, आपने कभी फाका तो नहीं काटा होगा। एक साहबी आते हैं, आगे अपनी शर्ट उठाते हैं और उठा के कहते हैं हुजूर अब देख रहे हैं मैंने पत्थर बांध के भी बर्दाश्त कर रहा था, अब इससे भी बात बढ़ गई, अब गुजारा, दुआ करते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी शर्ट उठा के दिखाते हैं कि भाई एक पत्थर और उसके ऊपर एक दूसरा बांधा हुआ है, यानी मैंने तुमसे ज्यादा भूख काट ली है। कई कई दिन अल्लाह के रसूल में के घर में चूल्हा नहीं जलता था, कई कई दिन। जो बंदा ये दुआ कर सकता है और वो दुआ कबूल हो जाती है फौरन, अल्लाह मियां में भी फतह दे दे। आप समझ रहे हैं?
तो जब वो लेकिन दुआ करते हैं तो क्या, अल्लाह मियाँ मेरे अपने लिए नहीं अभी तक किया कहा कि मुझे ये मामला हल करना है, अपने लिए दुआ करेंगे तो क्या करेंगे, अल्लाह मुझे साबित कदम रखें। तो जब सहाबी के लिए दुआ लेकिन कर रहे हैं, अल्लाह मियाँ आप इनके लिए आसानी करो, आप समझ रहे हैं। ये एक बहुत डिफरेंट सेंस है, एक बहुत डिफरेंट लेवल ऑफ ईमान है। हमें इस तक पहुंचना है, हमें यहां जाना है। हमें अल्लाह ताला से ये नहीं दुआ करनी होती, मतलब मैं ये नहीं कह रहा दुआ करनी नहीं होती, कर सकते हैं, करनी चाहिए भी, अल्लाह ही आसानियां पैदा करता है। लेकिन असल दुआ कौन सी, हम दुआ क्या करते हैं, या अल्लाह आसानी पैदा कर दे, मैं भी यही दुआ करता हूँ, यकीन करें। लेकिन असल दुआ है कौन सी, अल्लाह मियाँ इस्तिकामत है, आइए देना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह मियाँ इस्तिकामत दे, फेस करें हम इसको। खैर, कुछ दिन गुजर जाते हैं, सीज बहुत दिन रहता है। नुमान बिन मसूद वर्कड एज अ सीक्रेट एजेंट, ये मुसलमानों के सीक्रेट एजेंट, रात को जाके खबर लाया करते थे। इससे फियर एनिमी रैंक्स में बड़ा आता था। कोल्ड वेट वेदर एंड स्टारवेशन वर बिकमिंग द प्रॉब्लम, उनके लिए भी प्रॉब्लम होती जा रही थी, सर्दी थी, बारिश हो जाना, उनके लिए भी, एक टेंटों में कितना ही बंदा रह सकता है। फिर फैमिलियां साथ, बीवियां आई होती हैं साथ, होता है, औरतें तो ताने मारने शुरू करती हैं, तो उफ, वही निकाल देती हैं। खैर, कुडंट ब्रिंग एनी सप्लाई, और घर में इधर भी प्रॉब्लम हो रही है, आप बाहर से लकड़ियां नहीं ला सकते जलाने के लिए। एट लास्ट एक दिन क्या हुआ फिर, बहुत तूफानी तूफान आ गया। तूफान आया तो इधर तो घर बने हुए हैं कच्चे ही सही, उधर क्या लगा हुआ है, टेंट, उधर क्या लगा हुआ है। तो वो टेंट हवा में क्या होंगे, जानवर जो बंधे हुए हैं वो क्या होंगे, भाग जाएंगे, तबाही निकल गई उनकी। होली कुरान ने इसको क्या रेफरेंस दिया, आपने जिन्होंने कबूल, जो आए मोमिनो, उस अल्लाह की नेमत को याद करो, जब आर्मीज आई हुई थी, एहजाब, गजवा एहजाब की आयत है, तुम्हें मारने के लिए आई हुई थी, और एक तूफान आया, तुमने नहीं देखा, लेकिन अल्लाह ने तुम्हारे, ये तो सोए हुए थे घरों में ना, अल्लाह ने देखे इनके लिए जंग लड़के और काम तमाम कर दिए। और एक और रेफरेंस है, व्हेन दे केम अगेंस्ट यू, फिर वॉर इज डिसीट, ये पता नहीं क्यों लिखा हुआ है इधर रेफरेंस, ये रेफरेंस हटा दें यहाँ से, वॉर इज डिसीट वाला रेफरेंस यहाँ से हटा दें। When they came against you from above you and from below you, इसका मतलब है ऊपर नीचे से नहीं आए थे, हर तरफ से उन्होंने अटैक करने की कोशिश की। आपकी आंखें थक चुकी थी, दिल खराब, थक चुके थे, गले सूख चुके थे, आप अल्लाह के बारे में सोचते थे, यानी आप गुमानियां करते थे, पता नहीं अल्लाह हमारी मदद क्यों नहीं कर रहा। देयर इट वाज दैट द बिलीवर्स वर ट्राइड एंड शेकन मोस्ट माइटली, अल्लाह ताला ने बड़ी सख्त आजमाइश रखी हुई थी मोमिनों के लिए। फिर हु डू यू बिलीव, ओ यू हु बिलीव, ओ यू हु बिलीव, करेक्शन कर लें, ए मोमिनो अल्लाह की ब्लेसिंग याद करो, जब तुम पे, व्हेन होस्ट केम अगेंस्ट यू, जब सारे तुम पे आ गए, अल्लाह ने फिर मदद की तुम्हारी, हवा के साथ। एंड अल्लाह सेंट बैक दोज दैट वर अनबिलीवर्स, ये लोग भाग गए, जंग लड़ी भी नहीं, और सारा सामान किसके पास आ गया, मुसलमानों के पास, किसके पास आ गया। ऑल क्लियर, कोई कंफ्यूजन, कल नेक्स्ट बैटल पड़ेगा इंशाल्लाह। बेटे